नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है। जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर वहां पर सस्पेंस बरकरार है, पेच बरकरार है। ऐसे में अब सबकी नजर चिराग पासवान पर होगी कि आखिर चिराग पासवान कहां हैं और अब वो क्या करने वाले हैं, उनका फैसला क्या होगा। आज चिराग पासवान पर पूरी बातचीत करेंगे, विशेष तौर पर उनके आगे कदम पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि चिराग पासवान आखिर अब हैं कहां? फिलहाल तो बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य से गायब दिख रहे हैं, क्या लगता है कहां पे होंगे वो? देखिए शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार एनडीए में, लेकिन जहां बिहार एनडीए की आपने बात की, जेडीयू और बीजेपी में कोई लोचा नहीं है। दोनों साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चिराग पासवान कहां हैं, आपका सवाल बड़ा है और यह सवाल मौजू भी है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है जिसे लेकर चुनाव को लेकर कोई संशय करें। तो आज 25 सितंबर है, तो स्थिति यह है कि चिराग पासवान हैं कहां, ये स्वयं चिराग पासवान को भी अब पता नहीं चल रहा है। लोजपा के समक्ष ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि जेडीयू के कड़े तेवर के बाद जब जेडीयू के सांसद ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने ये कहा कि लोजपा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लोजपा से जो भी लेना देना है वो भाजपा समझे, तो इसके बाद भाजपा भी जेडीयू से, जो उनकी सहयोगी पार्टी है और स्थापित सहयोगी पार्टी है, उनके कहने के बाद लोजपा से वार्ता शुरू नहीं हो पाई है। मतलब भाजपा और लोजपा में बातचीत नहीं हो पा रही है और इस तरीके से एलजेपी जो है बिल्कुल दो राहे पर फंस गई है। वह निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं पहुंच पा रही है और आगे क्या करना है यह भी तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, पिछले 48 घंटे में जब से आरसीपी सिंह ललन सिंह की भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई है, यह जानकारी पुख्ता है कि भाजपा के किसी भी नेता ने लोजपा से बातचीत नहीं की है। मतलब भाजपा भी अब चाहती है कि ये बार बार की बातचीत, सीटों को लेकर लोचा, सीटों को लेकर बार्गेनिंग, इसके बदले लोजपा स्वयं फैसला करे, लोजपा स्वयं बताए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो चिराग पासवान फंस गए दिखते हैं। देखिए, चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं और आपने कल रात में देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड, जब वे जेडीयू के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी अटपटा था कि रामविलास पासवान की तबीयत अधिक खराब है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ पता नहीं है और यह कहकर निकल गए। इस पर एलजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। तो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान दिखाता है कि संबंधों में तल्खी कितनी आ चुकी है और बीजेपी भी जब बातचीत नहीं कर रही है, सीटें ऑफर नहीं कर रही है, तो चिराग पासवान फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब उन्हें बिहार के मैदान में उतरना होगा। दिल्ली की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार स्वयं मैदान में हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी मैदान में हैं, लेकिन चिराग पासवान अब भी दिल्ली बने हुए हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार वे भी कंफ्यूज हैं कि मुझे करना क्या है, करना क्या नहीं करना है। तो चिराग पासवान क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, उन्हें क्या करना है, इसे लेकर वे स्वयं फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इसका मतलब साफ है कि जेडीयू तो पहले से नाराज था ही, अब बीजेपी भी उस तरीके से भाव शायद नहीं दे रही है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या हो सकता है? क्या चिराग पासवान तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? इसकी संभावना बहुत पहले से ही चल रही थी और लग रहा था। आपने यह कहा कि भाव नहीं दे रही है। देखिए, मैं यह नहीं मानता कि भाव नहीं दे रही है। बीजेपी की रणनीति यह है कि बहुत लंबी बातचीत के बजाय चिराग पासवान स्वयं स्पष्ट कर दें कि वे कितनी सीटें चाहते हैं, कम से कम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो उनका ऑफर आएगा उस पर बीजेपी और जेडीयू आपस में बातचीत करेगा और यदि मंजूर करने लायक होगा तो मंजूरी मिलेगी, नहीं मंजूर करने लायक होगा तो नहीं मंजूरी मिलेगी। दूसरी बात, जो आपने तीसरे मोर्चे की बात कही, देखिए एक खबरें और चल रही है कि चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं। तो देखिए, जो मेरी जो जानकारी है, जो सोर्सेस से जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि चिराग पासवान या एलजेपी तेजस्वी यादव के साथ जा रही है। देखिए, उनका अब बात रही तीसरे मोर्चे की बात जो आपने कही।
देखिए तीसरे मोर्चे की सूरत क्या बनती है। तीसरे मोर्चे की सूरत में उपेंद्र कुशवाहा दिखते हैं, पप्पू यादव दिखते हैं। पप्पू यादव से उनकी बातचीत पहले से चल रही होती है। और तीसरे मोर्चे में महागठबंधन की एक और पार्टी शामिल हो सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि चिराग पासवान ने पहले दिन से स्टैंड ये ले रखा है कि हमें नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ऐसी सूरत में तीसरे मोर्चे में चिराग पासवान शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर तीसरे मोर्चे में सीएम फेस के लिए भी सिर फुटौल की स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा अपने को किसी से कमतर नहीं मानते हैं। आपने कल ही देखा कि उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया, जबकि जब वे लोकसभा चुनाव के पहले आए थे महागठबंधन में, तब भी उनको पता था कि तेजस्वी यादव ही चेहरे हैं। लेकिन अब जब सीटों को लेकर बात नहीं बनी, तालमेल नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह पैदा किया तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर। तो वहां यह भी सिर फुटौल की स्थिति है। और उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव, यदि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर कुछ नहीं किए, तीसरा मोर्चे, जिस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं जिसमें और भी कई छोटी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, बीएसपी की भी बात हो रही है, लेकिन बहन मायावती तैयार होंगी कि नहीं होंगी यह कोई नहीं जानता है। तो तीसरा मोर्चा सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ यदि ये लड़ते हैं तीसरा मोर्चा, तो ये कहा जाएगा कि ये बीजेपी लड़ा रही है। तो ऐसी सूरत में जब चिराग पासवान को बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ना है, तो तीसरे मोर्चे की सूरत अभी नहीं बनती है सिप्रा। बिल्कुल, अभी उतने अच्छे से क्लियर जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा फिर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वो हर बार जब भी उनकी मीटिंग होती है तो उसमें ये बताया था कि हम 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। तो क्या ये विकल्प है उनके पास अब? देखिए, चिराग पासवान ने यह कहा कि मैं स्वयं भी, जो खबरें आई कि सोर्सेस से खबर आई कि मैं स्वयं भी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, तो यह कहकर उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि बिहार को लेकर हम गंभीर हैं। हालांकि उन्हें जेडीयू की ओर से चुनौती दी गई कि यदि उनमें इतना ही दमखम है तो वे पहले लोकसभा से इस्तीफा दें और विधानसभा चुनाव लड़े। उन्हें यह भी चुनौती दी गई कि नीतीश कुमार के समक्ष उनकी कोई औकात नहीं है, नीतीश कुमार से वो कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि 143, देखिए जो उन्होंने लास्ट वर्चुअल मीटिंग की थी तो उसमें 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। अब ये 143 का फिगर चिराग पासवान कहां से लाते हैं, यह भी एक सवाल है। देखिए, यदि जेडीयू के खिलाफ यदि उन्हें चुनाव लड़ाना है तो 122 या 119 सीटों की बात हो रही है कि जहां जेडीयू और उनका अलायंस जो जीतन राम मांझी के साथ है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन 143 कहां से आता है? तो क्या चिराग पासवान को यह लगता है कि बाकी बची जो 122 या 119 उसके अलावा जो सीटें बचेगी उन सीटों पर वे उम्मीदवार उतारेंगे और भाजपा वहां उम्मीदवार नहीं देगी? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि भाजपा ऐसा करेगी तो जेडीयू की आपत्ति होगी, जेडीयू उम्मीदवार उतार देगा, यह बात तैयार रखिए। और इसके साथ ही आप इस बात की भी जानकारी रखिए कि 119 इन्होंने जो संभावित उम्मीदवार तैयार किए थे वो उम्मीदवार इसलिए तैयार हुए थे कि उन्हें एनडीए से सीटें मिलने की बात हो रही थी। लेकिन अब जब वे एनडीए से बाहर जाएंगे, 143 हो 119 हो, एक खबर यह भी आ रही है कि 42 सीटों की सूची उन्होंने तैयार कर ली है, 42 उम्मीदवारों के नाम वे घोषित कर सकते हैं। तो ऑपरेशन जेडीयू किसका? ऑपरेशन एलजेपी के लिए यह भी तैयारी हो गई है और जेडीयू का मानना है कि उनके कई उम्मीदवार टूट सकते हैं। तो अगले कुछ घंटों में या कहें अगले 1-2 दिनों में उन्हें चिराग पासवान को और एलजेपी को इस बात की भी जांच परख करनी होगी कि जो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे वे क्या इस स्थिति में जब एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने को बिहार के मैदान में उतरने को आ रही है तो वे उम्मीदवार क्या चुनाव लड़ने को तैयार हैं अकेले में? तो ये एक बड़ा सवाल है सिप्रा, क्योंकि देखिए आज का चुनाव बहुत महंगा चुनाव है, बहुत खर्चीला चुनाव है। आप भले चुनाव आयोग कहे कि 28 लाख की हम निर्धारित सीमा तय करते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम में नहीं लड़ा जाता है। तो ऐसी सूरत में उन्हें फिर से ये परीक्षण करना होगा, ये टेस्ट करना होगा, उन उम्मीदवारों से बात करनी होगी कि क्या वे सिर्फ चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके सामने उनके खिलाफ में जेडीयू भी होगी,
बीजेपी। उनके खिलाफ महागठबंधन भी होगी। बीजेपी के बारे में मैंने आपको साफ साफ कहा कि ये नहीं चलने वाला है। जेडीयू कहेगा बीजेपी से कि आप स्टैंड लीजिए, ऐसे थोड़ी होगा, तालमेल थोड़ी होगा। तो ये देखिए एक चक्रव्यूह में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें घेर लिया है, और इस घेरे से वे कैसे निकलते हैं ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि इसके साथ ही उनके पार्टी के भीतर जो मरमरिंग है शुरू है। देखिए चिराग पासवान के सामने भले कुछ न कहें लोग, लेकिन यह सवाल भीतर भी है कि जो लोग इस बात के लिए तैयार थे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, उन्हें लग रहा है कि हम एनडीए से अलग रहकर क्या हम वजूद बना सकते हैं, क्या हैसियत बना सकते हैं। चिराग पासवान के सामने 2025 है। चिराग पासवान 2025 की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान को देखिए, अब जिस सूरत में इस वार्ता को हम यही समाप्त करते हैं कि चाहे जैसे भी उन्हें चुनाव लड़ना हो, बिना समय गवाए ग्राउंड जीरो पर उन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम चुनाव लड़ने कैसे जा रहे हैं, नहीं तो देर हो जाएगी शिप्रा। बिल्कुल, और अब सब कुछ जो है चिराग पासवान पर ही टिका हुआ है और उन्हीं पर सबकी नजर भी टिकी हुई है। बिहार एनडीए भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द जो लफड़ा चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, उसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि अब जो है वक्त बहुत ही ज्यादा कम है, तैयारियां बहुत सारी करनी है। अब सबकी नजर चिराग पासवान पर होगी कि आगे वो क्या फैसला लेते हैं। देखने वाली बात होगी कि कब वो पटना आते हैं और कब वो ऐलान करते हैं। लेकिन आपको लाइव सिटीज़ हर एक अपडेट देता रहेगा, इसलिए आप लाइव सिटीज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।